था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन नोट कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ओजस, कहाँ हो? बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया आज। सर आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा, बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिया तो कभी ऐसा हुआ। लिखिएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें नोट करेंगे according to this law the rate of change of momentum of a body according to this law the rate of change of momentum of a body according to this law the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force is directly proportional to the applied force is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. And takes place in the direction in which the force acts. In which the force acts. फोर्स इज, अब एक ना सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स इज, ऐसा सिंबल बनाना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेबल। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेबल। फोर्स जैसे बोला गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो जब भी कभी फिजिक्स में किसी भी चीज़ के रेट की बात करी जाती है तो रेट का मतलब क्या है कि उस चीज़ को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो रेट किसका बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अवर एज, तो हमारी जो एज में चेंज हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड में जो चेंज हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो जब भी कभी रेट की बात आएगी तो आप हमेशा जिस भी वैल्यू के रेट की बात हो रही होगी आप हमेशा उस वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। और ये जो है ये हमेशा जो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी आता है, वो देखिएगा। हम ये कहेंगे कि जैसे ये है F इज फोर्स हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अपॉन टाइम टेकन, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू यू, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टेकन इज स्मॉल टी, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टेकन इज स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, तो ये बचा v माइनस यू अपॉन टी। ये समझ में आ गया, हमने न्यूमरेटर में m कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर में, तो v माइनस यू और अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बताएंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो हम ये कहेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू k m a। क्या होता है कि जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर चेंज इन मोमेंटम घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि स्वेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई आजकल गर्मी है तो गर्मी से रिलेटेड एक एग्जांपल बता रहा हूँ, स्वेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा स्वेटिंग भी उतनी ही ज़्यादा हमको होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा हमें स्वेटिंग कम होगी, ऐसा होता है, ठीक है। बताइए है बेटा, उतना ही चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनका दोनों का डिफरेंस, बताइए क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि ये के आ गया, के जब भी कभी हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाना होता है तो हम यहाँ पर इक्वालिटी साइन लगाकर और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के इन SI यूनिट्स इज 1। The value of constant K in SI units is 1. So F is equal to m into a, force is equal to mass into acceleration। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, ठीक है। उस डेफिनेशन के हेल्प से ये मैंने लिख दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। रेट की जब भी कभी बात आएगी फिजिक्स में तो टाइम से डिवाइड कर देना है। आज 9th क्लास में आप 10th 11th 12th जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो रेट की जहाँ पर भी बात आती है तो वहाँ पर आपको टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मास इनटू वेलोसिटी यही हमारा मोमेंटम होता है। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कर देंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाया तो के इंटू एम ए। के कांस्टेंट के जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो F इज इक्वल टू 1 इंटू एम इंटू ए, यानी कि F इज इक्वल टू एम ए आता है, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता ही होगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद आप लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
applications of Newton's second law of motion. First लिखें catching a cricket ball. Catching a cricket ball. इसमें लिखिएगा a cricket player or fielder moves his hands backwards player or fielder moves his hands backwards on catching a fast cricket ball. Catching a fast cricket ball. इसमें लिखिएगा This is done to prevent injury to the hands. This is done prevent injury to the hands. रीजन में लिखिए रीजन में लिखिएगा a fast moving cricket ball has a large momentum fast moving cricket ball has a large momentum to stop it its momentum has to be reduced to zero stop it its momentum has to be reduced to zero. To stop it, its momentum has to be reduced to zero. When a cricket player moves back his hands on catching the ball, back his hands for catching the ball. Then the time taken by the ball
rest increases, come to rest increases, and hence a small force is exerted on the hands of player. So the hands do not get hurt, do not get hurt. देखिएगा होता क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है और क्रिकेटर जो है उसने शॉट खेला और फील्डर जो है वो उसको बॉल को पकड़ने वाला है, तो फील्डर कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि बॉल को बस ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, वो पकड़कर हाथों को थोड़ा सा पीछे जरूर करता है। वो थोड़ा सा पीछे इस वजह से करता है कि अगर उसने वहीं के वहीं रोक लिया तो क्या होता है कि उसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम है बॉल का, तो बॉल का मास तो जो है वो तो फिक्स है और वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चलती हुई आ रही है, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। और मोमेंटम जो है वो सडनली ज़ीरो होगा। सडनली ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि सडनली बॉल को आप रेस्ट में लेकर आ रहे हैं, एक झटके में आप उसको रोक रहे हैं वहीं के वहीं, तो एक बहुत कम टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, उसको रुकने में बहुत कम टाइम लग रहा है क्योंकि आपने उसको एकदम से रोक लिया। तो अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो हाथ पर लगेगी फोर्स, बहुत तेज झटका लगेगा। सही और जानते जब हार्ड आपने बॉल उसको से ज्यादा होता है। हार्ड बॉल से सही है। अभी नहीं बोल रहे थे। चेहरे पर लगा क्या? वही मैं खेल के आया हूँ। अच्छा, तो अब अगर हमने बॉल को ऐसे पकड़ लिया और बॉल को ऐसे पकड़कर ऐसे थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे, तो हाथ को जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन, बॉल के रुकने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स रिड्यूस होता है, तो हैंड विल नॉट गेट हर्ट। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं बताइए। अब मैं आपको ना भी शेड्यूल भेज देता हूँ। मैं ना अभी पढ़ा रहा था, तो मैं आपको भेज देता हूँ, बस 2 मिनट में भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि तो जब उसको रुकने में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, तो जब ज़्यादा लग रहा है उसको रुकने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स रिड्यूस हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद कुशाल, तो तुम्हारा सिल्वर लाइन है ना? सेक्शन क्या है? ओजस, ओजस आवाज़ आ रही है? यस सर। आपका सेक्शन कौन सा है? सर सी। अच्छा, सी है सेक्शन। ठीक है ठीक है, ऐसे ही पूछा बस। ओके। वो भी सिल्वर लाइन है इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि तुम दोनों सेम सेक्शन। सेकंड है द केस ऑफ अ हाई जंपर। The case of a high jumper. अब इसमें देखिएगा, हाई जंप समझते हैं? हाई जंप एक आगे ना बैरियर लगा रहता है, एक एथलीट दौड़ता हुआ आता है, ऊंचा कूदता है, ऊंचा हाइट पर, और अगर वो ऊंचा कूदेगा दूसरी तरफ जहाँ पर वो गिरेगा, अगर वहाँ पर हार्ड सरफेस होगी तो उसको तो बेचारे के पैरों में चोट लग जाएगी एकदम से। सर इसी वजह से आपको कुछ लगा होता है, मैंने देखा है। या तो कुशन लगा देते हैं, या फिर मिट्टी होती है बड़ी सॉफ्ट, ठीक है, या फिर सैंड होता है।
तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये क्यों करा जाता है? ये इस वजह से करा जाता है कि अगर कुशन है, तो अगर कोई ऊपर से गिर रहा है कुशन पर आकर, तो वो एकदम से नहीं रुकेगा कि ठक से आकर रुक गया। क्या होगा कि उस चीज़ को अगर स्लो मोशन में करके देखा जाए, तो कंप्रेस ठीक है, वो दिखाई देगा कि वो धीरे धीरे वो कंप्रेस होता है, जो गद्दा है वो कंप्रेस होगा। सैंड जो है, सैंड भी थोड़ा सा डिप्रेस होगा, मिट्टी भी थोड़ी सी डिप्रेस होगी, तो जो चोट है वो चोट नहीं लगेगी उसको। चोट क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि रुकने में जो टाइम लगता है उसको, वो बढ़ गया, क्योंकि वो एकदम से ऐसे आके नहीं रुक रहा है, वो ऐसे ही थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है फिर आकर रुक रहा है। तो जब उसको रुकने में टाइम लग रहा है, तो इस वजह से उसको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। टाइम टेकन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम, टाइम कम तो फोर्स ज़्यादा। समझ गए? यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। द केस ऑफ अ हाई जंपर, इसमें लिखिए ड्यूरिंग एथलेटिक्स मीट अ हाई जंपिंग एथलीट is provided either a cushion or a heap of sand. Either a cushion or a heap of sand either a cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. On the ground to fall upon. कोई हार्ड चीज हुई तो हार्ड चीज में वो उससे चोट लगी थी। चोट लग जाती वो लग जाती है, सॉफ्ट चीज क्योंकि बंद हो गया या ग्रास हो गया। तो अब यहाँ पर लिखे कि when the high jumper falls on a soft landing site, रीजन नहीं लिखना, when a high jumper falls on a falls on a soft landing site. When a high jumper falls on a soft landing site, then the jumper takes a longer time to come to a stop.
Then the jumper takes a longer time to come to a stop. Longer time to come to a stop. Due to which a smaller stopping force acts on the athlete. Smaller stopping force, due to which a smaller stopping force acts on the athlete. Acts on the athlete. तो वही चीज़ है कि अगर आप टाइम बढ़ा देंगे तो टाइम बढ़ने से क्या होगा कि टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगी, जितना भी बढ़ेगा। सही है, ठीक। चलिए जी, इसके बाद एक और देखिएगा, एक और है, थर्ड एग्जांपल है द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। The use of seat belts in cars. The use of seat belts in cars इसमें देखें, these days all the cars are provided with seat belts. These days, all the cars are provided with seat belts for passengers. Seat belts for passengers to prevent injuries. Prevent injuries in case of an accident. In case of an accident. In a car accident, reason लिखिएगा इसका। In a car accident, a fast-running car stops suddenly. In a car accident, a fast-running car stops suddenly. Due to this, the car's large momentum is reduced to zero in a very short time. Due to this, the car's large momentum is reduced the car's large momentum is reduced to zero in a very short time.
कार का जो लार्ज मोमेंटम है, जब किसी ने मान लीजिए टक्कर मार दी या हमारी गलती से या हमने किसी को टक्कर मार दी, तो अचानक से गाड़ी रुकती है, बहुत तेज झटके से गाड़ी रुकती है। तो एकदम से रुकना, इसका मतलब क्या है कि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में बहुत तेज़ी से चलती हुई कार जो है वो एकदम से रुकती है। तो जब वो एकदम से रुकती है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बहुत कम ले रही है। तो कम टाइम का मतलब लार्ज फोर्स, तो ज़्यादा फोर्स लगेगी, पैसेंजर्स जो बैठे हुए उनको बहुत तेज़ी से झटका लगेगा, चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो सीट बेल्ट क्या करती है? यहाँ लिखिएगा, द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट्स worn by the passengers The slightly stretchable seat belts worn by the passengers of the car increase the time. Increase the time. Increase the time taken by the passengers to fall forward. Fall forward. बहुत ज़्यादा. To fall forward. Hence, less stopping force acts on them. Hence, less stopping force acts on them. So the passengers may either not get injured not get injured at all, or may get less injuries. Or may get less injuries. इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Question number 1. What force would be needed to produce an acceleration? What force would be needed to produce an acceleration of 4 meters per second square in a ball
ball of mass 6 kilogram. In a ball of mass 6 kilogram. तो ये याद रखिएगा कि जो मास है ना, मास की ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम ही होती है. What force would be needed to produce an acceleration? Would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kilogram. तो मास जो है वो है 6 किलोग्राम और एक्सेलरेशन जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये चीज़ प्रूव करी थी, F इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना. तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन करना, 6 इंटू 4 24 न्यूटन बस. किलोग्राम तो उसका मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो या फिर न्यूटन लिख सकते हो, दोनों एक ही बात. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा. व्हाट इज द एक्सेलरेशन produced by a force the acceleration produced by a force of 12 newtons exerted on an object of mass 3 kilogram. Exerted on an object of mass 3 kilogram. What is the acceleration produced? तो acceleration पूछ रहे हैं इस बार. F is equal to mass into acceleration. It implies that acceleration is equal to force upon mass. Force कितना है 12 न्यूटन और मास कितना दे रखा है 3 किलोग्राम. तो एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड number 3 है. Calculate the force required to impart to a car calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest.
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? So also actually we have to go at 7:50. 7:50. कुछ अर्जेंट होगा? Geometry. In 10 seconds, starting from rest, the mass of the car is 1500 kilogram. Mass of the car is 1500 kilogram. Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second, starting from rest. जब भी ये बोल देते हैं कि कोई कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, रेस्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो U इज इक्वल टू, अरे भाई दरवाज़ा बंद कराते हैं, दरवाज़ा खोल कर आ गए लक्षित कर देना है आपको बंद कर। U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और V इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब A की वैल्यू निकालनी है, A यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? हमारे पास U, V, T और A है ना, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। By first equation of motion V is equal to U plus AT, U कितना है 30, U कितना है 0, A पता नहीं कितना, T है 10, 30 is equal to A into 10 is 10H, 10 बचा 10 पीसा, A कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब कार का मास दे रखा है 1500 किलोग्राम, तो वो कह रहे हैं कि फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ी जिससे इसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँच गई। तो फोर्स क्या हो जाएगा बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F is equal to m, F is equal to m कितना है 1500 into A कितना है 3, 4500 मीटर, 4500 मीटर। अगर मास किलोग्राम में है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाती है, फोर्स की भी न्यूटन। कुछ और पूछना चाहते हैं? आगे का फिर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इतना ही कर लीजिए बस, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके।